गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज हम कक्षा 8 में हिंदी की पढ़ाई करेंगे, जिसमें आएगा पूरक वाचन 2 बांस, जिसके लेखक का नाम है काशीनाथ सिंह, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। ठीक है, काशीनाथ सिंह का जन्म वर्तमान चंदौली जिले के जयनपुर गांव में हुआ था। आरंभिक शिक्षा गांव के पास के विद्यालयों में हुई। ठीक है, काशीनाथ सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था कि वर्तमान चंदौली जिले के जयनपुर गांव में हुआ था। फिर उन्होंने आरंभिक शिक्षा है वो तो अपने ही गांव के विद्यालय में ली थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बराबर, क्या कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उन्हें हिंदी में क्या एमए और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वही हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण कार्यालय में शोध सहायक भी रहे थे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1965 में प्राध्यापक। बराबर, क्या है कि बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी का जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी विभाग में, जो हिंदी विभाग है जैसे कि होता है इंग्लिश विभाग होता है, गुजराती विभाग होता है, वैसे हिंदी विभाग में सन 1965 में प्राध्यापक, फिर वहीं से प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद से 1997 में सेवानिवृत्त हुए। कि जब पहले गए थे तब वो अध्यापक थे, बाद में उनका प्रमोशन हुआ और क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए, अध्यक्ष बन गए। फिर उनका क्या हुआ, निवृत्ति उनकी कब हुई, 1997 में। काशीनाथ सिंह की पहली कहानी संकट कृति नामक पत्रिका में सितंबर 1960 में प्रकाशित हुई। समकालीन जीवन उनकी रचनाओं के केंद्र में है। समकालीन जीवन यहाँ यानी कि यहाँ पर जो हमें अभी जो चल रहा है जीवन, उसकी बात यहाँ पर कर दे, ना के आगे का, ना को पीछे का, जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में ही वो लिखते हैं। लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कल की फटेहाल कहानियाँ, कहानी संग्रह, अपना मोर्चा और काशी का अस्मी उपन्यास, याद हो कि न याद हो, संस्मरण, आलोचना भी रचना है, समीक्षा तथा हिंदी में संयुक्त क्रियाएं, शोध प्रबंध। प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं कि ये सारी जो हैं ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं, यानी इन्होंने ये सब लिखी हुई है, ये सब इनकी लिखी गई है। शरद सम्मान 2001 से सम्मानित हैं, यानी कि इनको जो सम्मान भी मिला है वो कौन सा है, तो के शरद सम्मान। जायद शैली में लिखी गई इस कहानी में मनुष्य को इस बात से आगाह किया गया है कि किसी वस्तु, नियम या सिद्धांत के प्रति अतिरिक्त व्यामोह उनके लिए मृत्युदायक भी बन सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, हमें उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। ये हमें क्या बना सकती है, हमारे जीवन को मृत्युदायक भी बना सकती है, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी क्यों ना करता हो, भले ही वह किसी समय उसके लिए कितना भी उपकारक क्यों न रहा हो, कि भले ही वो कोई पहले के समय में उसके लिए कितना भी क्या, तो के उपकारक यानी कि उसे सहायता करना, कि इसे सहायता, भले उसे ने सहायता की होगी पर फिर भी हमें उसे इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ सुनाने के लिए ही होती हैं, कि कहानियाँ जो है वो सुनने और सुनाने के लिए ही होती हैं, आज की हो या कल की, और वे कई तरह की होती हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं जिन्हें हम
सुनते हुए भी नहीं सुनते। कि कुछ कहानी ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें हम सुनते हैं फिर भी हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमें उसमें रुचि नहीं है। कुछ कहानियाँ होती हैं जो इस कान से आती हैं और उस कान से निकल जाती हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं जो कान में आती हैं, कुछ समय के लिए अंदर पड़ाव डालते हैं और अंत में डेरा डंडा उठाकर चल देते हैं। यानी कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमें अंदर तक क्या कि हमें पसंद भी आती है, पर वो कुछ देर के लिए ही रहती है। मगर कुछ कहानी ऐसे भी होते हैं जो दिल और दिमाग में अपना घर बनाती हैं। यानी कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो हमें बहुत पसंद आती हैं और वही बस जाती हैं हमेशा के लिए, और हमेशा हमारे दिल में और दिमाग में बस जाती हैं हमेशा के लिए, जो हमें याद रह जाती है। ऐसे ही एक कहानी है यह एक ऐसी ही कहानी है आज से हज़ारों साल पहले की, उस ज़माने की जब बुद्ध जिन्हें शास्ता और तथागत भी कहा करते थे। यानी क्या कहते हैं कि बुद्ध के समय की ये जो बात है, क्या बात है कि श्रावस्ती के करीब जेतवन में विहार कर रहे थे। बराबर, ये एक आदमी की बात है। बराबर, कि वो क्या कहते थे, श्रावस्ती के करीब जेतवन में क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। हुआ यह था कि एक आदमी काम धाम से कहीं गया था। बराबर, एक आदमी था जो काम के लिए बाहर गया था और घर कर लौट रहा था। शायद अरसे बाद कि बहुत समय बाद वो अपने घर लौट रहा था। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना। बराबर, सावन और भादरवा का महीना चल रहा था। बारिश का भी मौसम था। बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। यानी कि बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी, यानी बारिश भी हो रही थी। सुनसान और भयानक जंगल, क्या कि सुनसान और भयानक जंगल, शाम ढलने से पहले ही उसे घर पहुंचना था। ये सुनसान जंगल था और शाम ढले उससे पहले ही उसे घर भी पहुंचना था। तेज चलते हुए उसने एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे वो तेज चल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई था। मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर, भूखा और उसे फाड़ खाने को आतुर। वह दबे पांव बिना आहट के उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। कि वो कुछ भी बोले बिना शेर दबे पांव उसकी ओर चल रहा था और उसे फाड़ खाने के लिए तैयार था। आदमी की तो होश उड़ गए। यह जान हथेली पर लेकर भागा कि वो बहुत डर गया था, जाने कि उसी की जान अभी जाने वाली है, तो वो फटाफट वहाँ से भागा। शेर ने भी छलांग मारी और उसे पीछे लपका। कि शेर भी कम नहीं था, उसने भी छलांग मारी और उसके पीछे जा पड़ा। किस्मत का खेल देखिए कि वह दौड़ते भागते ऐसी जगह पहुंचा जहां नदी थी। और नदी भी कल कल करती हुई नहीं, दहाड़े मारती और पछाड़ खाती हुई। यानी कि नदी भी बहुत भयानक थी। ऐसी नहीं कि शांत नदी जो कल बहती, पर ये तो नदी भी भयानक थी। बल खाती हुई भी नहीं, बल्कि पेड़ पालो उखाड़ती हुई। यानी कि वो पेड़ भी उखाड़ सकती है, ऐसी उसकी रफ्तार थी। हुई पत्थर चट्टान तोड़ती हुई सारा कुछ ले जाने को तैयार बढ़ियाई जंगली पहाड़ी नदी। ये कैसी नदी थी? पहाड़ी नदी थी। बराबर, पत्थर चट्टान भी तोड़ दे ऐसी वो भयानक नदी थी। बहाव इतना तेज़ कि हाथी भी बह जाए। कि बहाव इतना तेज़ था कि कोई बड़ा सा हाथी हो तो वो भी बह जाए। ओके बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।